हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि ईएमआरएस ने अपनी 2025 के लिए न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। आपकी जो ईएमआरएस की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर और बहुत ही जल्दी वो अपने एग्ज़ाम भी ले लेंगे। अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है और आपको पता है ईएमआरएस बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम ले लेता है। ईएमआरएस में इस बार जो चेंज होने जा रहा है वो क्या है कि इस बार आपका जो पेपर है वो 2 टीयर में डिवाइड कर दिया गया है। एक है टीयर 1 और एक है टीयर 2। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आप टीयर 2 में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है ईएमआरएस का जो टीयर 1 है उसके अंदर 10 मार्क्स की वैल्यू किसकी रखी गई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रखी गई है। तो आज हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फर्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूर याद रखने हैं। तो आपको पता है एनईपी की फुल फॉर्म ही आपसे पहले पूछ ली जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आपको याद रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो पहली एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की। इससे पहले इंडिया में जो भी एजुकेशन पॉलिसीज थी वो किस सेंचुरी की थी? 20th सेंचुरी में थी, उससे पहले की सेंचुरीज की थी। लेकिन जो ये सेंचुरी है 21st सेंचुरी है उसकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020। इसने किसको रिप्लेस किया है? 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसने रिप्लेस किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का काम किस मिनिस्ट्री का है? एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। तो ये बातें आपको ज़रूर याद रखनी है कि इसने किसको रिप्लेस किया है? 34 ईयर ओल्ड पॉलिसी को रिप्लेस किया है। ये 21st सेंचुरी की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो आपको पता है सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया में लॉन्च हुई वो लॉन्च हुई थी 1968 में। ये ईयर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1968 में आई और किसकी रिकमेंडेशन पे आई? कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे आई। कोठारी कमीशन ने क्या बात की? 3 लैंग्वेज फार्मूला को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जब इंडिया आज़ाद हो गया तो किस ईयर में आई? 1968 में आई। किसकी रिकमेंडेशन पे आई? कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर आई। उसके बाद आई हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो किस में आई थी? 1986 में आई है। इसका फोकस किस बात पे था? मॉडर्नाइजेशन करने पे इसका फोकस था। कंप्यूटर्स को एजुकेशन में लॉन्च किया गया। ठीक है, अडल्ट एजुकेशन दी गई। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा ना सर्व शिक्षा अभियान। ये किस में लॉन्च किया गया था? 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च किया गया था। मिड डे मील जो स्कीम है वो किस में लॉन्च की गई? हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद है ना हमें ऐसा लगा कि इस पॉलिसी को थोड़े रिविजन की जरूरत है, तो इसको रिवाइज किया गया किसमें? 1992 में। और जो रिविजन किया गया उसको हम क्या बोलते हैं? पीओए बोलते हैं। पीओए का फुल फॉर्म क्या है? प्लान ऑफ एक्शन। और इस पीओए के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आचार्य रामामूर्ति जी थे। उन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन दिए कि हमें अपनी 1986 वाली पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस और कर लेने चाहिए, उसको और बेटर बनाना चाहिए और रिफाइन करना चाहिए। क्या थे उनके वो रिकमेंडेशंस? वो थे कि हमें साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हमारी जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी। मॉरल वैल्यूज़ जो है वो हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रहने चाहिए। और हमें क्या क्रिएट करने हैं? गुड सिटीजन्स क्रिएट करने हैं। हमें कैसे लोग बनाने हैं? हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो कल क्या बने? इस देश के बहुत ही अच्छे सिटीजन बने। ठीक है, ये है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री कि सबसे पहले कब आई? 1968 में आई। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1986 में आई। 1986 वाली में 1992 में कुछ चेंजेस किए गए। उनके सबके चेयरमैन क्या थे, उनके फोकस क्या थे, वो आपको मालूम होना चाहिए। और 21st सेंचुरी की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। अब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो ये जो हमारा ड्राफ्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इसके चेयरमैन कौन थे ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये क्या थे? हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन थे। इन्होंने ड्राफ्ट की है पूरी की पूरी पॉलिसी और इस पूरे के पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे? 9 मेंबर्स थे। ठीक है, अब क्या है, कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया? इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 के बाद क्या चेंज हुआ आपको पता है? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको दोबारा से रीनेम कर दिया गया। देखो पहले क्या हुआ था, पहले हमारे पास एक मिनिस्ट्री थी जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते थे, बाद में उसका नाम चेंज करके क्या बोला गया, उसे एचआरडी मिनिस्ट्री बोला गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब दोबारा से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद फिर से क्या हो गया है, हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम दोबारा से चेंज करके क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद हुआ ऐसा। हमारे जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, और जब भी कभी आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो उससे थोड़े दिन पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि करंटली कौन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप किस ईयर में कौन सा एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस टाइम पर प्रेजेंटली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हमारे चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। टोटल मेंबर्स कितने थे, 9 थे। इसके बाद क्या हुआ कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम दोबारा से बदल के क्या रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पिलर नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5 पिलर्स है। ठीक है, ये पिलर्स आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या है हमारे वो 5 पिलर्स, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो एक्सेस का मतलब होता है कि एजुकेशन जो है वो सबके पास पहुंचनी चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके आसपास में कहीं स्कूल होना चाहिए ना, अगर वहां पर एजुकेशन एक्सेस ही नहीं कर सकता है वो, तो क्या फायदा है। उसके बाद होता है इक्विटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबको बराबरी पर लेके चलना है। तो इक्वालिटी से भी ज्यादा हमारा फोकस कहां पर रहेगा, इक्विटी पे रहेगा। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो पीछे रह गए हैं उनको बराबरी पे लेके आना, सबको समान लेवल पे लेके आना, जो पीछे छूट गए उनको भी बराबरी पे लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या चाहती है कि एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो, आपकी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। उसके बाद क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है चाहे वो टीचर्स है, चाहे वो प्रिंसिपल्स है, चाहे वो पॉलिसी बनाने वाले हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, सबकी अकाउंटेबिलिटी है, उनको उनकी जवाबदेही है, उनको जवाब देना होगा कि ये चीजें क्यों हो रही है एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशंस में। ठीक है, हमारी एजुकेशन में आप ये नहीं सोच सकते कि आप कुछ भी पढ़ा के उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। टीचर ये नहीं सोच सकते कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। टीचर्स को बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाएगा, प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाएगा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली हर एक बॉडी को क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाएगा। अकाउंटेबल का मतलब होता है आपकी जवाबदेही रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने ऐसे ही छुट्टी कर ली, या आपने किसी बच्चे को ऐसे ही मार दिया, या आपने क्लास में पढ़ाना जरूरी नहीं समझा। इन सब बातों के आपसे जवाब मांगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है अफोर्डेबिलिटी। तो देखो एजुकेशन अफोर्डेबल होती है तो ही वो अच्छी लगती है। ठीक है, मान लीजिए बहुत ही ज्यादा हाई प्राइसेस है और बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ठीक है, तो अब उनके पास इतनी गरीबी में वो कैसे एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करें वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हो। ठीक है, इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाते हैं और वहां पर उनको ड्रेसेस तक दी जाती हैं, बुक्स तक दी जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो। तो ये जो पिलर्स है ये आपको याद रखने हैं, इनके मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस चाहते हैं हम हर एक लेवल पे, स्कूल के हर एक लेवल पे, यानी कि प्री से लेके सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चा जब नर्सरी में जा रहा है तब से लेके जब तक वो अपनी 12th पास करेगा, इन सब में हम क्या चाहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस चाहते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब होता है हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो एजुकेशन को एक्सेस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओपन लर्निंग क्लासेस खोलेंगे। कौन सी क्लासेस के लिए, 3rd क्लास, 5th क्लास एंड 8th क्लास। किसके थ्रू, NIOS के थ्रू। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आपको NIOS का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और हमने जो एस्टिमेट लगाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें हम क्या चाहते हैं, 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से बाहर चले गए।
ड्रॉप आउट कर दिया जिन्होंने, ठीक है, उन सबको दोबारा से हम क्या लेके आएंगे, मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उनकी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्या टारगेट है हमारा, 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल के बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, उनको हम दोबारा से कहाँ लेकर आएंगे, मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उनकी एजुकेशन कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हो वो कितना हो जाए, 100% हो जाए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या होता है, कितने लोग इनरोल कर रहे हैं एजुकेशन में, कितने लोग इनरोल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बोलते हैं। तो 2030 तक अगर आपसे पूछा जाएगा कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का टारगेट क्या है हमारा, किस ईयर तक हम 100% चाहते हैं, तो आपको याद रखना है कि 2030 तक हम क्या चाहते हैं कि 100% हो जाए हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। 2 करोड़ बच्चे जिनकी एजुकेशन ड्रॉप आउट हो गई है उनको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे उस सेक्शन की जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, ठीक है। तो ECCE, तो आपको पहले तो इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। EMRS का जो पिछले बार एग्जाम हुआ था 2023 में, कई एग्जाम में ये वाली फुल फॉर्म आई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो देखो हमारे यहाँ पे है ना, इंडिया में बच्चों को बहुत इग्नोर किया जाता है, जो छोटी एज होती है ना उसको बहुत इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सब समझते हैं बच्चे हैं, ठीक है, इनको क्या वो है, मजे करने दो। लेकिन आपको पता है सारे रिसर्च, सारे साइंटिफिक डाटा ये बताते हैं कि एक बच्चे के दिमाग का सारा विकास, ऑलमोस्ट 85% जो उसके दिमाग का विकास है वो किस एज तक कंप्लीट हो जाता है, 6 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में उस एज में उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे अर्ली केयर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता है पहले जो हमारा स्कूल करिकुलम का स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था, 10+2 होता था, ठीक है, आप ऐसे बोलते थे ना, 10+2 बोलते थे, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इसको रिप्लेस किसने किया है, 5+3+3+4। तो आपको ये याद रखना है कि 10+2 जो स्ट्रक्चर था हमारे स्कूल का, उसको किसने रिप्लेस किया है, ठीक है। अब इनको मैं आपको समझाऊंगी कि इनको हम क्या क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 5 साल है, ये किस एज ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पर हम किन बच्चों को टारगेट करेंगे, जिनकी उम्र अभी 3 से लेके 8 साल तक है। तो 3 साल हम पहले उसको आंगनवाड़ी में रखेंगे उस बच्चे को, ठीक है, और फिर वो अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास की बात करेगा। और इस पूरे के पूरे फेज को, इस 5 साल के फेज को हम क्या कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब होता है बच्चे की फाउंडेशन रखी जा रही है, उसके दिमाग का जो विकास हो रहा होगा उस टाइम उस पर बहुत ही प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आंगनवाड़ी में उसकी बहुत ही प्रॉपर केयर की जाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये तो है हमारे 5 वाला स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब इस नेक्स्ट 3 ईयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिपेटरी स्टेज बोल रहे हैं। यहाँ पर जो एज ग्रुप हम टारगेट करेंगे वो है एज 8 से लेके 11 साल के बच्चे, ठीक है। तो 8 से 11 साल के बच्चे क्या होंगे, जब वो अपनी 3rd क्लास कर रहे होंगे, 4th क्लास कर रहे होंगे और 5th क्लास कर रहे होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिपेरेटरी स्टेज बोलेंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट 3 ईयर्स, जहां पर एज ग्रुप क्या होगा, 11 साल से लेके 14 साल के बच्चे, जहां पर वो क्या क्लास कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी 6th, 7th एंड 8th क्लास को कंप्लीट कर रहे होंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 4th ईयर, ठीक है। अब इस 4 ईयर में जो एज ग्रुप है वो है 14 साल से लेके 18 साल के बच्चे, ठीक है। यहाँ पर वो अपना 9th क्लास कंप्लीट करेंगे, 10th क्लास कंप्लीट करेंगे, 11th क्लास कंप्लीट करेंगे, 12th क्लास कंप्लीट करेंगे, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। तो 10+2 को चेंज किया गया है 5+3+3+4, और उसके जो पहले 5 साल है उसको हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, उसके जो अगले 3 साल है उसको हम प्रिपेटरी स्टेज कह रहे हैं, उसके जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है उनको हम मिडिल स्टेज कह रहे हैं, और उसके जो नेक्स्ट 4 ईयर्स है उनको हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं। आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, इन स्टेजेस के नाम याद रखने हैं, यहाँ पर क्या एज ग्रुप है ये याद रखना है, और कौन कौन सी क्लासेस वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ये आपको याद रखना है। तो टोटल हमारी जो स्कूलिंग होगी वो 15 साल की होगी, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी के हैं और 12 साल है स्कूलिंग के। तो टोटल जो आपके स्कूलिंग के ईयर्स रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 15 साल रहने वाले हैं। आई होप आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में और जो हमारी स्टेज रहने वाली है उसके बारे में काफ़ी सारा आइडिया हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्या करेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में पहले तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिख के बताएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स आप सबने पढ़ रखी होती है तो उसका फुल फॉर्म तो आपको मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी क्या डेवलप करेगी, एक फ्रेमवर्क को डेवलप करेगी जिसका नाम क्या है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि जो हमारे
बचपन की स्टेजेस होती थी, ठीक है, 3 से 8 साल की जो स्टेज है जिसको पहले बहुत इग्नोर किया जाता था, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसके लिए एक पूरा का पूरा पैडागॉजिकल फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन करने वाला है? एनसीईआरटी करने वाली है। इसके बाद जब ये फ्रेमवर्क बन जाएगा, ठीक है, तो इसकी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कौन करेगी? 4 मिनिस्ट्री करेगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगी। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ई को जो इम्प्लीमेंटेशन है उनमें से कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, तो इन मिनिस्ट्रीज के नाम दिए होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको शॉर्ट में FLN बोला जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे ग्रेड 3 के बच्चे हैं, ये बात याद रखना, ग्रेड 3 के बच्चे, और 2025 तक के लिए हमने ये टारगेट रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ग्रेड 3 के बच्चे हैं वो फाउंडेशनल लिटरेसी उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और न्यूमेरेसी उनके अंदर होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से उनको रीड करना आना चाहिए और न्यूमेरिक वैल्यूज उनको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बार हम देखते हैं कि एक बच्चा है 5th क्लास में पहुंच गया है, अभी तक रीड करना ही नहीं जानता है, उसको मैथ्स के कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, उसको नंबर्स ही काउंट करने नहीं आते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? उसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हम चाहते हैं। कौन सी क्लास तक का टारगेट रखा है हमने? ग्रेड 3 तक। और कौन सा ईयर रखा है हमने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए? 2025 का हमने टारगेट रखा है, ठीक है। उसके बाद हम एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करेंगे और ये जो हमारा FLN का टारगेट है इसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है निपुण। निपुण की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखो, इसको पढ़ते ही आप समझ जा रहे होंगे कि इसका पर्पस क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेड 3 के बच्चे हो, जो बच्चा ग्रेड 3 में हो, उसको अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीड करने की। वो जिस चीज़ को पढ़ रहा है, मान लीजिए उसने बोला एप्पल, उसको मालूम भी होना चाहिए कि एप्पल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, यानी कि रीड तो कर ही रहा हो, उसको अंडरस्टैंड भी करता हो। तो हम क्या चाहते हैं? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और न्यूमेरेसी चाहते हैं। न्यूमेरेसी का मतलब होता है नंबर्स के बारे में आइडिया रखना, बेसिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए, FLN का टारगेट अचीव करने के लिए हमने क्या बनाया है? निपुण को बनाया है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि FLN का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी ईयर तक हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं टारगेट को, कौन सी क्लास को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए जो हमने बनाया है निपुण, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाने के पर्पज ही है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस चाहते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल बी डेवलप्ड बाय NCERT, ठीक है। तो NCERT जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए भी फ्रेमवर्क बनाएगा और जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसके लिए भी फ्रेमवर्क बनाएगा। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी एजुकेशन जिसके थ्रू आप बाद में कुछ पैसे कमा सकते हैं, ऐसी स्किल सिखाना जो आपको कल को लाइफ में रियल मनी को कमाने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। वो 6th क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाएगी, जो पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म में हमारा फोकस है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं बच्चा सीखे, ठीक है। जिस भाषा में वो समझ सकता है उस भाषा में वो कंफर्टेबल रहे। मान लीजिए एक बच्चा है, वो असम में रहता है और वो असमीज में बढ़िया समझता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो असमीज में समझे, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सारी की सारी भाषाएं बच्चे सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं बच्चे सीखे, एक्टिविटी के थ्रू सीखे, ठीक है। प्ले बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्ले बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रट्टू तोता नहीं बनाना है। रोट मेमोराइजेशन पे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर ट्रूली इंप्लीमेंट हुई, जो उसने लिखा हुआ है अगर वो ट्रूली इंप्लीमेंट हुई, तो जो रट्टू तोता बनाने में हमारा पूरा फोकस रहता है ना, वो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा 90% अचीव करता है तो वो ही इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाएगा। हम 45% वाले को भी बहुत बेटर इंसान बनाएंगे, क्योंकि उसके पास रियल लाइफ स्किल्स होंगी जो रियल लाइफ में काम आएगी। प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएंगे उसको हम, ठीक है। करिकुलम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि जो है हमारे स्कूल के बैग तो बहुत भारी है लेकिन नॉलेज बहुत हल्की मिल रही है, ठीक है। तो करिकुलम को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। बच्चे को है ना पढ़ाई बर्डन जैसी नहीं लगनी चाहिए, बच्चे का स्कूल जाने का ही मन नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई रोट लर्निंग नहीं होगी, एग्जाम फेयर को निकाला जाएगा। एग्जाम फेयर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे आपने देखा होंगे
एग्जाम देने से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले सुसाइड कर लेते हैं। इस लेवल पे हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये एग्जाम फियर हम टोटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। एजुकेशन का सारा पर्पज ही क्या था? अच्छे ह्यूमंस बनाना, ठीक है, अच्छे सिटीजन्स बनाना, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना, ना कि ये कि डरपोक लोगों को क्रिएट करना, ठीक है, जो डर जा रहे हैं, एजुकेशन से ही डर जा रहे हैं। बताओ, जो कल को आपके पूरे लाइफ का फाउंडेशन होने वाली है उसी से डर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम ही तो करते हैं ऐसा अपने बच्चों के साथ, हम ही तो उनको बोलते हैं तुम ना डम हो, क्यों? क्योंकि तुम 40% नंबर लाए हो। पर हम कभी ये नहीं समझते कि वो 40% क्यों लाया है। क्या उसको समझ नहीं आई थी बात? क्या उसको हमारे समझाने में कोई कमी रह गई थी? ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक बच्चा एजुकेशन में अच्छा नहीं कर रहा, वो रट्टा अच्छा नहीं मार पा रहा, तो वो लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम सभी करते हैं ना ऐसा, हमारे पेरेंट्स करते हैं ना ऐसा। वो बोलते हैं अरे उनके बच्चे को देखो कितना स्मार्ट है, उसको कब वो वहाँ पे उसको ये पैकेज मिल गया है। लेकिन हम कभी देखते हैं क्या कि उसका इंटरेस्ट क्या था, इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है? तो इस तरीके से कंपैरिजन करना हमारा एम नहीं है, ठीक है। रोट लर्निंग करना हमारा एम नहीं है, एग्जाम फियर बच्चे के अंदर इंस्टिल करना ये हमारा एम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 8th क्लास जब आ जाएगी तो सॉफ्ट स्किल देना शुरू कर देंगे, ह्यूमन वैल्यूज सिखाना शुरू कर देंगे। और हम क्या चाहते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं, नंबर बहुत अच्छे लाते हैं, बट आप उनको एक डिबेट में भेज दो, कुछ भी नहीं बोल पाते, कांपने लग जाते हैं, स्टेज पे खड़े नहीं हो पाते, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, लोगों से बात करने में उनको डर रहता है, ठीक है। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट तो नहीं होता। अब एक बच्चा होता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है पर एजुकेशन में बहुत लैक कर रहा है, ठीक है। कोई बच्चा है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है बट वो करिकुलर एक्टिविटीज में लैक कर रहा है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का होता है मतलब होता है जब आप पूरी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पे ध्यान देंगे, वो एजुकेशन में भी अच्छा बने, और जो बातचीत करने की कम्युनिकेशन स्किल्स है, वोकेशनल स्किल्स है, वोकैबुलरी है, पर्सनैलिटी है, बात करने का तरीका है, ये सारी की सारी चीज़ें भी उसके अंदर अच्छी हो, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप हर तरीके से विकास करेंगे बच्चे का, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे आप, उसकी सिर्फ किताबी ज्ञान को आप चेक नहीं करेंगे, आप उसको हर एक लेवल पे हेल्प करेंगे, ठीक है। और जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा। ये मत समझिएगा कि आप कल को टीचर बन गए और ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सा जॉब है, हमारी सैलरी हमको मिल रही है तो हमें क्या मतलब कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। यहीं से सारा का सारा सिस्टम लैक करता है हमारा, यहीं पे फेल हो जाते हैं हम, क्योंकि हमें बस ऐसा लगता है जॉब मिल जाए और उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, या उनकी प्रॉब्लम समझने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, अपनी जॉब को फ्रस्ट्रेटिंग बताने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एजुकेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आप हेल्प कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की, ठीक है। क्योंकि अब वहाँ पर लिटरली ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच में एजुकेशन को ये मानते हैं कि वो सच में फ्यूचर बदल सकती है। आजकल के मॉरल वैल्यूज़ कितने डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सब पे नहीं हो और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फॉर EMRS। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।